नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान और खेतीहर मजदूर लगातार खेतों में बने रहें ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी कोशिश रही है कि कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम किसानों तक पहुंचाते रहें ताकि उन्हें खेती किसानी में लाभ मिल सके और उनके कृषि कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे पोषण के राजा राजमा के बारे में। जी हाँ, राजमा एक दलहनी फसल है और हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती भी की जाती है। हमारे देश में राजमा चावल भी बहुत चाव से खाया जाता है। पोषण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर हमारे किसान इसकी खेती बेहतरीन तरीके से करते हैं, विशेषज्ञों की सलाह का भी ध्यान रखते हैं, तो उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं राजमा की खेती, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके हैं। कल कल बहती नदियां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती हैं और यहाँ जिस तरह की बारिश होती है वो राजमे की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। खासतौर से यमुना घाटी की उपजाऊ दोमट मिट्टी, यहाँ का तापमान और जलवायु ज्यादा उपज के लिए बहुत उपयोगी है। घाटी क्षेत्र के किसान शायद ही कभी राजमे को एकमात्र फसल के रूप में उगाते हों, बल्कि यहाँ इसे अंतर फसल के तौर पर उगाने का चलन है। ज्यादातर किसान गन्ने के साथ इसे बोना पसंद करते हैं। राजमे के साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये 90 से 115 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12 से 20 क्विंटल है। देहरादून के आसपास रहने वाले वो किसान जो कभी गेहूं, धान, रतून, मक्का और तोरिया की खेती किया करते थे, अब राजमा उगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इसकी फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है और जल्द मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि राजमा बोने की शुरुआत कुछ ही किसानों ने की थी, लेकिन मुनाफा देख दूसरे किसान भी इसकी ओर आकर्षित हुए। इसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड में राजमे का रकबा साल दर साल बढ़ता गया। राजमे की इसी कामयाबी में ढकरानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केंद्र ने क्षेत्र के राजमा किसानों की खूब मदद की है। वैज्ञानिकों और किसानों की मिलीजुली कोशिशों की बदौलत ही पूरा इलाका राजमे की खेती के रूप में बदल गया है। कुछ समय पहले तक यहाँ सिर्फ 3 हेक्टेयर जमीन पर राजमा बोया जाता था, लेकिन अब ये रकबा बढ़कर 100 हेक्टेयर हो गया है। स्थानीय किसानों का मानना है कि दूसरी प्रचलित फसल की तुलना में राजमे से ज्यादा आमदनी मिल रही है। इस दलहनी फसल की ओर किसानों के आकर्षण की एक वजह इसकी आसान थ्रेसिंग भी है। राजमे की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिकों की ओर से बाकायदा अभियान चलाया गया। किसानों को इसके आर्थिक फायदे गिनाए गए और उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रति हेक्टेयर 80 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। वैज्ञानिकों ने उन्हें ये भी बताया कि बोने से पहले बीजोपचार जरूर करना है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षु किसानों की मिट्टी को भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरकों की सिफारिश की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों के संपर्क में रहे, उनके खेतों का दौरा करते रहे और किसी समस्या के आने पर उसका निदान करते रहे। प्रशिक्षण का नतीजा ये रहा कि दूसरी फसलों के मुकाबले राजमे का उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक रहे। कई किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी फसल कटाई वाले दिन ही बिक जाती है। स्थानीय बाजार में राजमे की अच्छी खासी स्वीकार्यता है, जो इस बात को दर्शाता है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ी इलाकों में राजमा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन बदलते तापमान की वजह से गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी इसका बीज तैयार किया जा रहा है। इन लक्षित इलाकों में इसे फरवरी में भी बोया जाता है। फरवरी की फसल बरसात शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाती है। वैसे राजमा सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के अलावा वसा भी मौजूद होती है। 100 ग्राम उबले राजमे में
8.7 ग्राम प्रोटीन, 22.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.4 ग्राम फाइबर और 0.5 ग्राम वसा होती है। ऐसे लोग जिन्हें अपनी सेहत का ख्याल है, राजमा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। विज्ञान और किसान के बाद आइए बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको समय के अनुसार तमाम अलग अलग कृषि गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं कि फसलों में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि मौसम के अनुसार और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ध्यान में रखनी जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है आज कृषि कैलेंडर में। जून माह में किसान भाई मिर्ची की खेती कर सकते हैं। मिर्च हल्की से भारी हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो, इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की जमीनें भारी जमीनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती है। मिर्च के अच्छे विकास के लिए जमीन की पीएच 6 से 7 अनुकूल है। मिर्च के लिए पौधशाला का चुनाव ऐसी जगह करें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। जरूरत के हिसाब से पौधशाला में फव्वारे से पानी देते रहना चाहिए। हरी मिर्च के लिए तोड़ाई फल लगने के करीब 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। बढ़ते हैं आगे और आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कामयाब महिला किसान अमरजीत कौर से, जिन्होंने खेती किसानी में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की। खास बात यह भी है कि उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। वाकई में अगर हम कहें कि हिम्मत, लगन और मेहनत के साथ अगर आप किसी भी राह पर आगे चल पड़े तो चुनौतियां अपने आप दूर होने लगती हैं, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अमरजीत कौर ने। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। अमरजीत कौर अधोई गांव, अंबाला, हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काटकर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं।
वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत हैं, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। तो ये थी अमरजीत की कामयाबी की कहानी, जिसमें हमने आपको कृषि स्टार्टअप में बताया कि कैसे हमारे किसान कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। मधुमक्खी पालन आज के दौर में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी आय में वृद्धि होती है, बल्कि साथ ही खेती किसानी में भी उन्हें इससे लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में कैसे करें मधुमक्खी पालन। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ DK राणा जी। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें ना तो खेत की जरूरत होती है, कम पूंजी के व्यक्ति भी इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें महिला भी, पुरुष भी, बुजुर्ग भी, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होकर कर सकता है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में कुछ समस्या जो आती है और किस प्रकार से मधुमक्खी पालक को उसका निदान करना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालूँगा। इस समय जो गर्मी का मौसम है, इस समय सबसे बड़ी समस्या आती है क्योंकि तापमान जो है लगभग 40 के आसपास है। तो इस समय मधुमक्खी पालक को चाहिए कि पहले तो जो मधुमक्खी हैं उनके आसपास स्वच्छ पानी होना चाहिए। जहाँ भी वो माइग्रेट करते हैं यानी कि स्थानांतरण करते हैं, वहाँ पानी का होना स्वच्छ का बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस मौसम में कभी कभी जो है कुछ फ्लोरा की भी कमी आ जाती है। तो फ्लोरा की कमी के लिए ज़रूरी है कि आप आर्टिफिशियल भोजन भी उनको दे सकते हैं। इसके लिए 1 भाग चीनी और 1 भाग पानी दोनों को मिक्स करके और उनको जो है मधुमक्खी को फीडर की सहायता से मधुमक्खी पालक को देना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो स्थान है वहाँ छाया में आप इसको बॉक्स रखें। इस समय क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छाया होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मधुमक्खी को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जो इसके बॉक्स हैं उनको जो है सफ़ेद जो पेंट है वो कर देना चाहिए ताकि जो बक्सों का तापमान है वो नियंत्रित रहे।
तो कुछ समस्या आती है इसमें, जैसे एक समस्या इस समय आ सकती है माइट कीट की। तो माइट कीट के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए आप फॉर्मिक एसिड 5 ml जो बॉक्स है उसकी तलपट में लगाएं। साथ ही साथ इसमें सल्फर का भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी आजवान सत आता है, जिसको मतलब आजवान का पाउडर, उसको 1 ग्राम लगभग एक बॉक्स में उसको पोटली बना कर जो आपका कपड़ा होता है उसमें किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक रख सकते हैं। तो इस समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपकी जो मधुमक्खी है वो सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक आपको शहद का उत्पादन मिल सके। और कृषि विज्ञान केंद्र इसी में अभी जो है भारत सरकार की जो स्कीम चली हुई है मधु मिशन के तहत, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण भी दे रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली भी इसमें 6 प्रशिक्षण देगा, जिसमें हमने 2 कर लिए हैं अब तक, और जो है भविष्य में 6 और हम 4 और करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशिक्षार्थी इसमें लेना चाहता है वो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से भी संपर्क कर सकता है। और अब बात करते हैं भिंडी की खेती के बारे में। जी हाँ, जून और जुलाई के महीने में हमारे किसान भिंडी की खेती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ RK यादव। जो किसान भाई अभी खरीफ का मौसम आने वाला है जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, तो उस भिंडी का बहुत से किसान उत्तर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना शुरू कर देते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें पीत सिरा मोजैक वायरस जैसे YBMB, जिसमें आप देखते हैं पत्तियों की सिराएँ जो होती हैं वो सिराएँ की पीली हो जाती हैं, पड़ जाती हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिस इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रजातियों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पूसा संस्थान ने अभी पूसा भिंडी 5 प्रजाति विकसित की है। इसका काफ़ी व्यापक तरीके से बीज उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने तमाम क्षेत्रों में और पूरे भारतवर्ष में इसका बीज उत्पादन कर रहा है और आपको इसके केंद्र पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारा क्षेत्रीय केंद्र है जहाँ पर करनाल में, तो यहाँ पर भी आप इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसान भाई हमेशा मेड़ों पे लगाएं। गर्मी के मौसम में किसान भाई समतल भूमि पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वर्षा कालीन में क्या होता है कि अगर पानी खेत में लग गया या भिंडी जमी है आपकी कहीं पानी लग गया तो आपका सारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए मेढ़ों पर करेंगे। इसके लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। आजकल मशीनें हैं जिसमें रिज मेकर होता है। 60-60 सेंटीमीटर पे 2 फीट की दूरी पर आप रिज बना लीजिए, पैकर से आप पैक कर दीजिए और उसमें लाइन भी खिंच जाती है। तो लाइन बना करके उसमें लाइनों में बुआई करिए। लाइनों में जब बुआई करते हैं किसान भाई तो आपका जमाव बहुत अच्छा होता है और निराई गुड़ाई और जितनी शस्त्र क्रियाएँ आप करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो बीज आपने किसान भाइयों ने प्राप्त किया है उसका शोधन भी करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप क्या करेंगे, बीज को आप 8 से 10 घंटा भिगा देंगे। तो 8 से 10 घंटे के बाद उसको बीज को निकाल करके पानी अलग कर लेंगे और बीज को किसी जो आपका जूट का बोरा होता है या किसी कपड़े के थैले में उसमें रख देंगे। इसमें थोड़ा सा 8-10 घंटे बाद अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए तो उसी समय बीज को आप थीरम एक दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें अच्छे से मिला देंगे पाउडर को। जो किसान भाई कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, इसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे। तो इनमें से एक दवा का उपयोग आप करके अपने बीज को उपचारित कर लीजिए। और पहली सिंचाई कोशिश करा करिए आप कि 8 से 10 दिन के बाद जब बीज थोड़ा सा ऊपर पौधे थोड़ा सा जम जाए ऊपर आ जाए तो करा करिए। और एक बुआई के तुरंत बाद एक प्रक्रिया और करनी है किसान भाइयों को। बुआई के तुरंत बाद एक पेंडिमिथिलिन दवा होती है जो आपको खरपतवारों से आपकी फसल को बचाती है, क्योंकि आपकी फसल में खरपतवार पहले से होना शुरू हो जाते हैं और आपका बीज का बुआई बाद में होती है। तो ऐसे में आप 3 लीटर करीब 500 से 600 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथिलिन दवा को मिला करके बुआई के तुरंत बाद खेत में ज़मीन पर इसको मिलाना होता है, जिससे इसकी पूरी लेयर बन जाती है और जो प्री इमरजेंस बीड होते हैं जो अभी जमाव कर रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं ऊपर। तो इस तरीके से आपके फसल में काफ़ी आपको खरपतवारों से बचाव हो जाएगा और जो भी पोषक तत्व आपने अपने फसल के लिए रखे हैं आपके पौधे प्राप्त करेंगे। आज के
समय में हमारे किसान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तकनीक का भी इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे एक नए मोबाइल ऐप के बारे में, जिसे हमारे किसान अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपने स्मार्टफोन्स पर डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा ही ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघदूत ऐप। कैसे हमारे किसान इससे लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐप का उद्देश्य किसानों को स्थानीय भाषाओं में स्थान, फसल और पशुधन समेत मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करना है। सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को जानकारी अपडेट की जाती है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवा की गति और दिशा से संबंधित पूर्वानुमान प्रदान करता है। अलग अलग फसलों में कृषि कार्यों की जानकारी से लेकर पशुओं की देखभाल करने तक हर प्रकार की सलाह प्रदान करता है। छवियों, मानचित्रों और चित्रों के रूप में जानकारी प्रदान की जाती है। किसानों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कृषि संबंधी सलाह साझा करने में मदद करता है। शुरुआत में देश के 150 जिलों में सेवारत, बाकी हिस्सों में मौसम की जानकारी हेतु विस्तारित है। आज का दौर सोशल नेटवर्किंग का दौर है, इसीलिए हम आपके लेकर आते हैं ट्विटर प्लेट, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि संबंधी ट्वीट्स के बारे में। इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया है कि किस तरीके से हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और योग को अपना सकते हैं। आइए देखते हैं आज का ट्विटर प्लेट। कोरोना रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तो अपनी ओर से आवश्यकतानुसार एवं हर संभव प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन वर्तमान कोरोना काल में समय की मांग और मजबूत इम्यूनिटी के महत्व को देखते हुए आमजन को भी योग को दैनिक दिनचर्या में जगह देनी चाहिए। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमसे YouTube के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए बस करना ये है कि आपको ये QR कोड स्कैन करना है और सभी कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में कोई सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक के साथ, नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।